स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए आज के इस क्लास में सीटेट के लिए पेपर 2 जो आपका है सामाजिक अध्ययन, इसके लिए 60 सवाल देखते हैं। आप में से जो भी लोग नए हो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीटेट के लिए यहाँ पर क्लास आपके लिए आ रहा है। 60 सवाल का प्रैक्टिस सेट आपके लिए आता है, जिसमें कि आपको पता है 40 जो क्वेश्चंस हैं वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से होता है और 20 सवाल आपका पेडागोजी से पूछा जाता है। 40 + 20 60 सवाल यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है। आगे भी इसका क्लास कंटिन्यू आपके लिए रहेगा। आप में से जो भी लोग नए हो आप ध्यान रखिए, आपको ये पता है ना 40 सवाल सीटेट में जो पूछा जाता है वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से होता है और 6, 7, 8 का वह वाला बुक आपके लिए होता है। आप में से जो भी लोग नए हो ना 6, 7, 8 का अगर आपको क्लास देखना हो NCERT का काफ़ी बेस्ट क्लास आपके लिए दिया गया है। NCERT प्लस SCERT का सॉल्यूशन दिया गया है। आप लोग ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे टच करिए, प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिए। NCERT प्लस SCERT काफ़ी बेस्ट से बेस्ट जो क्लास आपके लिए होना चाहिए यहाँ पर है। तो आप लोग धीरे धीरे करके उन सारे क्लास को देख लीजिए। और 60 में 60 लाना आपको पता है मुश्किल होता है, लेकिन हर एक कोशिश किया जाएगा कि आप 60 में 60 ले आओ। उसके लिए जो भी मेहनत होना चाहिए यहाँ पर आपके लिए किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। सीटेट का जो टाइम है अब 4 बजे आपको क्लास इसका मिलता रहेगा। सीटेट का जो 60 सवाल का प्रैक्टिस सेट है, खास करके सोशल साइंस का, हर दिन 4 बजे शाम में आपको इसका क्लास मिल जाएगा। टाइम इसका हम लोग फिक्स कर चुके हैं। अब कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपसे आशा करेंगे कि आपको अगर सीटेट का तैयारी करना है और क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी पढ़ाई करने वाले लोग होंगे, पढ़ाई वाला अगर ग्रुप हो आपके पास तो ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा लोग अगर आ जाएंगे यहाँ पर सीटेट के लिए तो फिर काफ़ी अच्छे से आपके लिए क्लास यहाँ पर आता रहेगा। कुछ कहना होगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा, स्वागत है आपके कमेंट का, ठीक है। हर एक सवाल में जहाँ भी याद करना होगा तो याद कर ही लीजिएगा। बाद बाकी जो आपका 20 सवाल पेडागोजी का होगा ना, उसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस एक ही बात कहेंगे जो सबसे बेस्ट है आपके लिए, जो 20 सवाल आप पेडागोजी का देखोगे ना, अपने माइंड को रिलैक्स करके, अपने आप को कूल करके अगर आप जवाब सोचने की कोशिश करोगे ना, मतलब सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप जवाब को टिक कर दोगे। लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाओगे, होता है ना कि दलदल में जब आप फंसते हो तो हाथ वगैरह नहीं मारना चाहिए कहा जाता है। उसी तरीके से पेडागोजी को आप दलदल मान सकते हो, लेकिन वो इतना आसान है, आप उसमें आपको रिलैक्स फील करना है, अपने आप को उसमें आप डाल दीजिए, अपने हल्के माथे से जवाब सोचिए। यकीन मानिए मेरा, 20 में से आप 15+ हंसते खेलते सही करेंगे और 5 में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा या फिर रटना पड़ेगा। तो आगे आप खुद समझदार हैं, सब बात समझते हैं। क्लास जो अभी आप देख रहे हो 4था 5वां क्लास है, तो मतलब इसलिए इतना कुछ आपको बता रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये सब डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, है ना, आने के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे जो 31 नंबर है। आइए, सबसे पहला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले कह रहे कि गांवों में रहना आरंभ किया था, ठीक है। निम्न में से वे क्षेत्र कौन से हैं बताएं। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना होता है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पहले कहाँ पर गांवों में रहना स्टार्ट किए थे। वह जगह कौन सा है? अगर आपने 6 क्लास का NCERT खोला होगा, पहला चैप्टर में ही आपको मिल गया होगा। सुलेमान और किरथर पहाड़ी आपको याद रखना होता है, ठीक है। 8000 वर्ष पहले मनुष्य कहाँ पर? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास रहना स्टार्ट कर दिए थे। चलिए सेकंड पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? देखिए, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र या फिर यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। आशा है कि इसमें आप नंबर 4 और नंबर 2 को तो कट कर ही दोगे, है ना, देखने के साथ। अब आपको यहाँ पर गंगा का वह दक्षिणी एरिया था या फिर उत्तरी एरिया था, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि होगा और होना भी चाहिए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? गंगा का दक्षिणी एरिया आपको बताना होता है। याद रखिएगा, यह सवाल पूछा गया है पहले, बहुत बार पूछा गया है। गंगा का अगर आपको दक्षिणी क्षेत्र याद रखना हो तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि पहले का जो मगध
था वो इसी को कहते थे, इसी वाले एरिया को कहते थे। अच्छा, मगध क्षेत्र में क्या क्या आता था? मगध क्षेत्र में जो आज का पटना है, गया है, शाहाबाद है, ये सब आता था। इसकी राजधानी पूछा जाए तो गिरिब्रज आपको बताना होता है। अगर आपसे यह पूछे कि बताइए मगध का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, सवाल अगर पूछे कि मगध का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तब आपको अथर्ववेद याद रखना होता है। सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, और गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे कहाँ पर रहते थे? बताइए कहाँ पर? दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत या फिर उत्तर पश्चिमी भारत? आपको ध्यान रखना होता है सबसे पहले ये बात कि भारत में आर्यों का आगमन अगर पूछेगा कब हुआ था, तो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व के पहले में हुआ था। ठीक है, भारत में किस जगह पर सबसे पहले आर्य बसना स्टार्ट किए थे अगर यह पूछे तो आपको सप्त सैंधव प्रदेश बताना होता है। कहाँ पर? सप्त सैंधव प्रदेश में बसना स्टार्ट किए थे ये। ठीक है, कबीले के रूप में आए थे। अच्छा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में, ध्यान दें, ऋग्वेद में आर्य के कितने कबीले के बारे में बताया गया है? तो 5 कबीले के बारे में बताया गया है, उसे पंचजन कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना होता है नंबर 4 उत्तरी पश्चिमी भारत में। ठीक है, मैप अगर आप इस तरह से बनाओगे, इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और इधर नीचे दक्षिण, तो इस वाले एरिया में था ना, तो उत्तरी पश्चिमी आपको बताना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? यह तो आपको खैर अच्छे से पता होगा, ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, 10 मंडल आपको पता है, 1028 सूक्त पता है। अच्छा हाँ, सीटेट में आपसे सवाल में ना 1026 दे देगा, 1026 सूक्त दे देगा या 1006 दे देगा, इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है। 1028 याद रखिएगा, थोड़ा सा शब्द का हेर फेर बस रहता है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? और नहीं वर्ड पर तो अच्छे से पकड़ बनाना होता है। कह रहा है कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक था ना, मतलब ऐसे समझिए ना कि पहले के जो लोग थे, है ना, फिर से कहेंगे, हर एक सवाल को हल्के वे में लेना है, माइंड पे प्रेशर दीजिएगा, जवाब नहीं मिल पाएगा। कूल होकर के सोचिएगा, यकीन मानिए काफ़ी जल्द आपका नंबर अच्छा खासा बढ़ने लगेगा। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते थे। ठीक है, लेकिन एक कारण इसमें है कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से नहीं घूमते थे? पहला कह रहा है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। याद करिए, क्या कमी होने की वजह से दूसरा जगह जाता होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। सेकेंड कह रहा है उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जिसका शिकार करते हैं वे जानवर जहाँ जहाँ गए पीछे पीछे वहीं जाकर रह गए। संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से, मतलब दूसरे कबीले के रूप में अगर आप जानना चाहो, कबीले शब्द इसके लिए यूज अगर हम लोग करें तो क्या उससे लड़ने के लिए ऐसा करता था, संघर्ष होता था? नहीं, यह तो जवाब सही नहीं लग रहा। चौथा, जल संसाधन की खोज। हाँ, ऐसा भी, नदी वगैरह सूख जाता होगा तो क्या करना होता होगा? निकल जाते होंगे किसी दूसरी जगह, है ना, पानी की तलाश में। यह भी सही है, लेकिन तीसरा वाला समझ गए, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करने का कोई बात ही नहीं था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव इतिहास में कौन सा काल या फिर कहिए कि युग, टाइम पीरियड जो है सबसे लंबा है? पुरापाषाण, महापाषाण, मध्यपाषाण या फिर नवपाषाण? बताइए। देखिए यहाँ पर ना आप समझ लीजिए, जैसे पुरापाषाण काल है ना, इसको ना आप 25 लाख वर्ष पहले से लेकर के आप जो आपका 10 लाख वर्ष टाइम पीरियड है, यहाँ तक आप इसे रखोगे। फिर जो आपका आता है मध्य पाषाण काल ना, इसको आप कब से, तो 10 लाख से लेकर के
40,000 वर्ष तक के समय तक आओगे तो मध्य पाषाण मिलेगा। और नव पाषाण का टाइम पीरियड 40,000 से जो आपका 10,000 ईस्वी तक का समय रहा है ना, इसे रखा गया है नव पाषाण में। देखिए 25 लाख कहाँ है, वहाँ से 10 लाख, मतलब 15 लाख साल तक का टाइम रहा था यही पूरा पाषाण का। ठीक है, यहाँ पे 30,000 का रहा था और यहाँ 10 लाख से 40,000 वर्ष रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ना, यही सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नंबर 37 पर। बताइए इन सब में से कौन सा प्राचीन शैली चित्रकला मिली हुई है। तो यहाँ पर ना बताइए क्या ऑप्शन आप टिक करना पसंद करेंगे, क्या लगता है क्या होना चाहिए सही, सोचिए। कह रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है क्या, या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, या फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ पर मिली है, तो आशा है कि आपको जवाब पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। देखिए प्राचीन शैल चित्रकला का प्रूफ अगर पूछे ना तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलता है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ से प्राचीन शैल चित्रकला का प्रूफ मिला है, याद रखिएगा। नंबर 4 सही जवाब है। कह रहा है कि पहला वाला जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी, बताइए। एक सेकेंड, थर्टी 38 के बाद 39 कहाँ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए कोई नहीं, 37 के बाद 38 गायब है ना, तो कितना नंबर है, 45 है। चलिए देख लेते हैं इसे, लगता है सही से स्कैन हुआ नहीं है ना। देखिए कह रहा है क्या 45 में कह रहा है पहला वाला जो विश्व युद्ध था इसमें किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी, बताएं। तो आपको पता है 1914 से 1918 तक पहला वाला विश्व युद्ध चलता है ना। इसके समय में क्या हुआ था, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई, या फिर कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हो गए, अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी, या फिर युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हो गया। तो देखिए दोस्तों आपको ना नंबर 4 यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि ये वाला अपना सही जवाब है। ठीक है, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का क्या होता है, विस्तार होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप इसे याद रखिएगा। जब दूसरा ये पहला वाला जब विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो युद्ध की वजह से औद्योगिक वस्तु की मांग में वृद्धि हुई जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार होता है, डेवलपमेंट होता है। नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। मरुस्थल लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण, पश्चिमी घाट। मरुस्थल आप समझ गए होंगे है ना, पहला वाला सही है अपना आंसर ना, लद्दाख यहाँ पर हो जाएगा मरुस्थल। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है ना। तो 4 में से जैसा कि आपको बताया 2 ऑप्शन तो आप यूं ही हटा दोगे। देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है, वास्तविक रेखा है नहीं। वास्तविक का मतलब होता है क्या कहीं से लाइन खींचा गया है, नहीं ना, इमेजिनरी लाइन है ना, हम लोग इमेजिन करते हैं ना। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक, फिर वास्तविक का तो बात ही नहीं करना है, कट कर देना है। तीसरा पर आइए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। काल्पनिक रेखा और 66.5, काल्पनिक तो सही है। 66.5 में क्या करना है आप ये सोचिए। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। बताइए 66.5 या 23.5 किस पे जाओगे आप। तो नंबर 3 में आपको 47 का क्या बताना हो, सॉरी 47 का मतलब बता ही दिए, 3 सही दिख रहा है ना। पृथ्वी का अक्ष
एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कितना 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से कितने का कोण 66.5 डिग्री का बनाती है। जरूर याद रख लीजिएगा, इसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कह रहे हैं नंबर 48 में प्रदीप्ति वृत्त है। बताइए प्रदीप्ति वृत्त क्या है। तो प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। पहला कह रहा है वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, या फिर वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, या फिर विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, या फिर एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12:30 बजे सूर्य की स्थिति होता है। बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा 48 में। देखिए यहाँ पे आपको ना ध्यान रखना होता है कि अगर आपसे प्रदीप्ति वृत्त पूछेगा क्या होता है ना, तो वृत्त पर ग्लोब कह रहा है कि वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात से विभाजित, दिन को रात से क्या करे विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को अलग करती है, विभाजित करती है, उसे ही हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 49 पर आ जाइए। कह रहा है कि पारंपरिक रूप से चिन्हित ए जो इन सब में से किसको दर्शा रहा है। ए ये किसको दर्शा रहा है, तो इसमें कुछ सोचना है। इधर पूर्व होता है ना, इधर पश्चिम होता है ना, तो बता दीजिए पश्चिम। इसमें सोचना क्या है ना, इसमें तो टाइम भी नहीं चाहिए। पश्चिम को दर्शा रहा है, नंबर 4 टिक करेंगे। कह रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। बताइए क्या स्थित है। यहाँ पर कहाँ पर स्थित है अगर पूछेगा तो देखिए अरब सागर आपको याद रखना होता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर है, अरब सागर में है, ठीक है। याद कर लीजिए लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और किस तरह के द्वीपों का उदाहरण है यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रवाल द्वीप आपको याद रखना होता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और कैसा का एग्जाम्पल है, किस तरह का द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप का ये उदाहरण है। इसे आप याद रखोगे। नंबर 51 ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज है। ये जो घास है ना, ठीक है, घास वगैरह कंपोज है, ये सब ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और यहाँ से सवाल आना तय रहता है। जैसा कि अभी गलती से ही निकल गया मुँह से। ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज क्या है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दोस्तों याद रखिएगा। देखिए कंपोज ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वाला जो घास का मैदान है, इसको आप अलग देश में अलग नाम से जानोगे। किसी और देश में कुछ कहा जाता है, जैसे सवाना कहा जाता है कहीं पर। बताइए कहाँ पर कहा जाता है सवाना, और लानोस कहाँ कहा जाता है। सवाल पूछा गया है पहले और फिर से सवाल पूछा जाएगा। बताइए घास वगैरह से एक सवाल आता ही हर बार। तो देखिए सवाना कहाँ पर, तो अफ्रीका में। सवाना कहाँ पर, अफ्रीका में पाया जाता है। और लानोस कहाँ पर पाया जाता है, तो वेनेजुएला में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कोलंबिया का भी नाम दे दे, कोलंबिया में भी आपको बताना होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि पहले वाले क्लास में ही आपको बता दिए थे, हर एक सवाल में 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चलेंगे। बस 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट को हर क्लास में याद करते चलिएगा। एक बार में काफ़ी कुछ बताने से कन्फ्यूजन होता है, ये आपको भी अच्छे से पता है। तो बस 2, 3 एक करके एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। जैसे अभी आपको लक्षद्वीप अरब सागर में है और किस तरह के द्वीप का उदाहरण है, तो प्रवाल है। अभी लक्षद्वीप के बारे में और भी बात कर सकते हैं। जैसे पता है क्या, आंद्रोन नाम याद रखना होता है। आंद्रोन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पे अभी हम लोग नहीं ना आए थे, लेकिन यहाँ ये भी देखिए नाम आपको याद रखना होता है। क्या, आंद्रोन करके होता है। ये सब ज़्यादा बताएंगे तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा सा, है ना, जो भी लोग पहली बार तैयारी कर रहे होंगे। आंद्रोन क्या है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे, द्वीप अलग होता है, द्वीप समूह अलग होता है, तो आपको ना अमीन द्वीप ये याद रखना होता है। ये क्या है, तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये, ठीक है। और अगर द्वीप अगर आपसे पूछता है तब आपको आंदोलन बताना होता है। तो देखिए इस तरह से 4-5 फैक्ट हो गया। तो इसीलिए कहे कि ज़्यादा नहीं बता रहे, 2-2 बता रहे। बहुत जल्द सारे फैक्ट पे हम लोग चर्चा कर ही लेंगे। ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज पूछे क्या है, तो एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आपको बताना होता है। कह रहे कोलकाता बंदरगाह, बताइए किस पर, कोलकाता किस पर है,
गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली या फिर भागीरथी। तो गंगा पर तो आप नहीं जाओगे, भागीरथी भी नहीं जाओगे। हो सकता है बंगाल की खाड़ी और हुगली पर आपको कन्फ्यूजन हो। नंबर आपको थर्ड याद रखना होता है। हुगली नदी बहती है, आपको पता है ना। देखिए, कोलकाता बंदरगाह सागर तट से पूछे कितना किलोमीटर दूर है, तो 148 किलोमीटर अंदर हुगली के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम बहुत बार पूछा गया है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो संसार में किस महाद्वीप पर? ऑस्ट्रेलिया सही जवाब बताना होता है, सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ना विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, यह भी आप याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो कुक ने किया था। कह रहे लद्दाख में पाया जाने वाला जो गम्पास है, पंपास नहीं, गम्पास, गम्पास क्या है? बौद्ध विहार या बौद्ध मठ कहिए, बौद्ध मंदिर कहिए, या फिर बकरी की प्रजाति या किस्म कहिए, सॉल की किस्म कहिए, या फिर बौद्ध भिक्षु कहिए। देखिए, लद्दाख में तो ये चारों चीज़ पाए जाते हैं, लेकिन गम्पास क्या होता है यह बताइए। तो मेरा ख्याल है कि आप में से काफ़ी मित्र सोचेंगे शायद बकरी होगा, है ना। तो अगर आप ये सोचे तो आप बिल्कुल सही नहीं हो। क्यों? क्योंकि ना लद्दाख में पाया जाने वाला जो गम्पास है, ये क्या है? बौद्ध विहार है, बौद्ध मंदिर है गम्पास। गम्पास कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में, आपको याद रखना होता है। गम्पास कहिए, गोम्पा कहिए, गोम्बा कहिए, गोम्पा कह सकते हो, ये सब एक ही बात है। इसका मतलब होता है एकांत जगह, एकांत स्थान। गम्पास या फिर गोम्बा जो आपको बताए, इसका मतलब एकांत जगह होता है। नंबर 55 का एक चित्र प्रस्तुत करता है, बताइए तो ये चित्र क्या दर्शाता है? पता है क्या है? ठंडी वायु, गर्म वायु, बारिश हो रहा है, समझ गए ना क्या है? तो ये चक्रवात हो गया, चक्रवात। आइए देखते हैं चक्रवात वाला ऑप्शन किस में है। नंबर थर्ड को देखिए, चक्रवाती वर्षा है ना, चक्रवाती वर्षा होता है, तीसरा सही जवाब है। कह रहा है कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? बताइए, कौन सा ऐसा उद्योग है जो आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? बताइए, पेट्रोलियम है, ऊर्जा है, यातायात है या फिर इस्पात है? कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस्पात को कहते हैं। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योग, क्या कह रहा है? आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, तो वह इस्पात होता है, याद रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग जो है किसी भी देश का काफ़ी कहिए कि बेसिक कहिए कि उद्योग होता है, आधारभूत आप कह सकते हो, और इसको आधुनिक उद्योग भी कहा जाता है। भारत में अगर पूछे तो 1830 ईस्वी में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग के विकास में कहिए कि पहला प्रयास किया गया था, और भारत चौथा स्थान पे है लौह उद्योग में। कह रहे कि ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, या फिर फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, या फिर प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, या फिर कह रहे हैं कि भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। मतलब ऑर्गेनिक खाद खेती होता क्या है? तो देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब आपको ज़रूर पता होगा, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसमें? ऑर्गेनिक खेती में किया जाता है, तीसरा सही जवाब है। नंबर 58 कह रहा है क्या? खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। पहला कह रहा है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है, या फिर सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। किसके बारे में सवाल कर रहा है? खाद्य सुरक्षा के बारे में। तीसरा कह रहा है सरकार बेहतर तथा सुरक्षित व्यवस्था के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है, या फिर खाद्य सुरक्षा बनी रहती है तब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। बताइए क्या टिक करोगे आप? देखिए, नंबर 4 पर ध्यान दें। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहेगी, कब? जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, तभी बनी रहती है खाद्य सुरक्षा। नंबर 4 ना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है?
CNG, PNG, LPG, KG6। PNG KG6 तो शायद आप नहीं ठीक करोगे, बताइए इन दोनों में CNG या LPG? तो 51 का हो जाएगा ए राइट आंसर CNG, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बैरोमीटर का प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए होता है? वर्षा के मापन के लिए, तापमान के मापन के लिए, वायुमंडल के दाब के मापन के लिए, समुद्र के स्तर को मापने के लिए, किसके लिए करते हैं? देखिए बैरोमीटर का प्रयोग ना किसके लिए होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नंबर 61, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस कहाँ पर आए थे? कहाँ आए थे? केरल आए थे। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आए थे सेंट थॉमस? केरल आए थे, केरल। कौन आए थे? सेंट थॉमस, ईसा का शिष्य थे ये। कह रहा है कि जुलू क्या है? जुलू एक दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, या दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है, या फिर दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है, या फिर दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य है। जुलू क्या है? जुलू होता है नंबर फर्स्ट दक्षिणी अफ्रीका की एक क्या है? जनजाति है जुलू, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ गोंड वगैरह है ना, उसी तरह से जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है जुलू। अच्छा, इसकी भाषा आपसे पूछा जा सकता है, दक्षिण अफ्रीका में इसकी भाषा क्या है? तो भाषा को ना आप देखिए, न्यूगी करके होता है, न्यूगी एक भाषा है, न्यूगी एक भाषा है। जनसंख्या कितना है इन लोगों का? तो 1 करोड़ जनसंख्या बताना होता है। किस एरिया में रहता है पूछेगा जुलू? तो नेराल वाले एरिया में रहता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? बताइए, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, आपको अच्छे से पता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। संघवाद से तात्पर्य, संघवाद से क्या समझते हैं? पहला, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, क्या यह संघवाद है? या फिर देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, संघवाद है क्या? या फिर केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? या फिर न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है? बताइए, संघवाद आप किसे कहोगे? तो संघवाद ना दोस्तों कहते हैं देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना को कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना को संघवाद कहा जाता है। कह रहा है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाए, तो इसके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? बताएं, क्या कह रहे हैं? कोई एक राजनेता है और यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाए। क्या ये समानता का उल्लंघन होगा, स्वतंत्रता का होगा, शोषण के विरुद्ध होगा, या फिर संवैधानिक उपचार का होगा? तो संवैधानिक उपचार को तो आप कट ही कर दोगे, शोषण तो कट ही कर दोगे। समानता या स्वतंत्रता, कौन सा अधिकार का समाप्ति, हनन हो रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद आपको 19 का 1 का जी 19 फर्स्ट जी, इसके तहत ना भारत के सभी नागरिक को यह मौलिक अधिकार है कि वे किसी भी जगह पर काम करने के लिए फ्री हैं। राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं 66 में, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो थर्ड 245 आपको ठीक करना होता है, 245। कह रहा है हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ना नंबर यहाँ पर आपको थर्ड, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है बताना होता है। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्यों? क्योंकि ना यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। कह रहा है कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या होता है? अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, या राष्ट्रपति को चुनना। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का काम होता है क्या?
तो याद रखेंगे, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का काम होता है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। नंबर 69 पर चलिए। बताइए, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? मध्याह्न जो भोजन स्टार्ट हुआ है ना, उसका बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, एक कौन सा रिस्पॉन्स है इन सब में से नहीं आया है? आइए देखते हैं। पहला कह रहा है, विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है क्या? हाँ, हुई है। मध्याह्न भोजन से बहुत हद तक बढ़ोतरी हुआ है। जाति पूर्वाग्रह या जातिगत पक्षपात में कमी आ गई। बिल्कुल, सारे बच्चे एक ही जगह बैठकर एक ही छत के नीचे एक साथ खाते हैं, तो जातिगत पक्षपात जो होता था उसमें कमी आई है। ठीक है, जब नहीं, अब कह रहे हैं कि अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं। बिल्कुल, खाना मिलने की वजह से पढ़ने में है ना, पहले खाना जाना चाहिए, उसके बाद ही कुछ सही लगता है। चौथा कह रहा है कि निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है, निर्धन बच्चे थोड़ी ना ऐसा है कि अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अधिक अंक वो प्राप्त करेंगे जो पढ़ेंगे, समझेंगे, मेहनत करेंगे। ऊपर का 3 जो हम लोगों ने देखा, इस वजह से जो बच्चे गरीब थे, जिनको कि खाने पीने का थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा था, उनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा किया है मध्याह्न भोजन। लेकिन निर्धन बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर अच्छा ला रहे हैं, लेकिन निर्धन ही ला रहे हैं, बस ये कहना गलत है। कह रहे हैं कि चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं? इस तरह से एक आपका चार्ट दिया गया है। चलिए इसको ना रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इस पर कहिए कि काम करना पड़ेगा। आप अगर एक नज़र देखना चाहो तो यहाँ देखिए ना, प्रतिरोपण कर रहा है अगस्त जुलाई में, सितंबर निराई कर रहा है, पैदावार कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है किसान पता है? क्या कर रहा है सोचिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन सब में कोई एक्टिविटी हो रहा है? सिंपल सोचना है, बिल्कुल भी माथा नहीं लगाना है फालतू का। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं। क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 महीने क्या कर रहा है यहाँ पे? 70 का देखिए ना, तीसरा हो जाएगा। 5 महीने बैठा हुआ है किसान, बस हो गया। चलिए, अब जैसा कि आपको बताए थे, यहाँ से जो 20 सवाल आप देखोगे ना, यहाँ पे बिल्कुल हल्का माथा लगाना है, मेरे पे छोड़ दीजिएगा, बस समझते चलिएगा। और पहली बार तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, तो यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि अगर गलत होगा तो जो गलत हो उसे याद कर लीजिएगा। सीटेट में यही खासियत है कि रट लेना होता है आपको जवाब। पहले तो समझना है दोस्तों, ये नहीं कहने का मतलब है कि रटना है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि। सामाजिक विज्ञान मतलब जो आप पढ़ाओगे, आपकी कक्षा में उपयोग होने वाला जो विधि या नियम है, जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्व आकलन। स्व आकलन पता है क्या होता है? खुद का आकलन करना। तो ये तो होगा नहीं। समाजमितीय तकनीक, केस अध्ययन या मनोमितीय तकनीक। देखिए, केस अध्ययन पता है, किसी डेटा को दे दिया आपने और उसे कहा बच्चों को उसके बारे में डिस्कस करो, तब होता है वह केस अध्ययन। मनोमितीय होगा नहीं। समाजमितीय तकनीक ना होगा। क्यों? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में होने वाली गतिविधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे का, यानी कि सामाजिक ना, समाज से आप जुड़ के रहते हो, एक दूसरे से जुड़ के रहते हो, तो एक दूसरे का करना हो, सामाजिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? सृजन करना मतलब पता है ना क्या होता है? एक तरह से आप कह सकते हो सृजन करना मतलब मनन करना, चिंतन मनन करना, है ना। सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है अभिसारी, उत्पादक, मनन या निगमन। बताइए। यहाँ पर ना आपको उत्पादक बताना होता है, ठीक है। अगर आप सृजनात्मक चिंतन करते हो, उसका अनिवार्य गुण क्या होता है? उत्पादक होता है। उत्पाद करना मतलब कोई चीज़ नया तैयार करना, निकालना, मन में सोचना के सेंस में आप इसे ले सकते हो। कह रहे एक चुनाव के दौरान उसके
विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों के निम्न में से सबसे ज़्यादा इन सब में से क्या प्रश्न पूछना पसंद करोगे? बताइए। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को जो सवाल पूछना पसंद करोगे क्या? लीजिए ऑप्शन यहाँ पर कह रहे क्या। पहला, न्यूज़पेपर के संपादकों के दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। ठीक। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पार्टी की जो प्राथमिकताएं होगा और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीति के प्रकारों का विश्लेषण करना होगा। या फिर राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करोगे आप। या विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। देखिए, अगर आप एक चुनाव के समय में ना अलग अलग मतलब जो मुद्दा होता है उसकी भूमिका को समझोगे ना, तो उसको समझने के लिए बच्चों को आप कहोगे कि हर पार्टी का जो प्राथमिकता है और उसका जो सर्वाधिक जो समर्थनकारी नीति है उसके बारे में आप विश्लेषण करो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसके सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकार का विश्लेषण करना जो है ना, यही सही जवाब हो जाएगा, नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? पहला, नाटक। दूसरा, कंप्यूटर सहयोगी अधिनियम। या फिर केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता। या फिर शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। क्या करोगे? देखिए, कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम अगर पूछेगा, अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्न करना, समझना, तो आपको कक्षा में नाटक को अनुशंसित करना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट होता है नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, फर्स्ट वन। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। पहला, समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। नहीं, सामाजिक विज्ञान तो समाज से ही संबंधित है। कह रहे सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाज पर बल देता है क्या? नहीं, यह भी गलत होगा, रीति रिवाज पर बल नहीं देता। तीसरा, सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। और चौथा कह रहा है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। बिल्कुल, ये देखिए चौथा जवाब कितना सही है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है, बिल्कुल रखता है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नंबर 76 कह रहा है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र किस पर बल देता है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन या फिर परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो एनसीएफ जो है ना, सतत आकलन को क्या करता है, इसी के आधार पर चलना होता है। ऑप्शन नंबर 76 का सेकेंड हो जाएगा। नंबर 77 कह रहा है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? वो गौण द्वितीय आंकड़ा होता है, या फिर वर्णनात्मक आंकड़े होते हैं, या फिर क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े होते हैं, या फिर प्राथमिक आंकड़े होते हैं? बताइए, सोचिए चारों में क्या सही जवाब आप टिक करोगे? देखिए, छोटे बच्चों के शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन जो है ना, किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है पूछे ना, तो प्राथमिक आकलन हो जाएगा, आकलन होता है। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ा जुटाना इसे आप कहते हो, याद रखिएगा, छोटे बच्चों के लिए। नंबर 78 पर चलते हैं। बताइए कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? विश्लेषण करना, प्रतिपादन, निगमन या मस्तिष्क आरूढ़न। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है? क्या? निगमन कही जाती है। ठीक है, इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है ना, इंडक्टिव आपको याद रखना होता है यहाँ पर।
अवलोकनीय तथ्यों से, तथ्य मतलब फैक्ट से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया निगमन कहलाती है। क्या कहलाती है? निगमन हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है कि एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है, बताइए। प्रवाह संचित्र होता है, दंड आरेख होता है, आवृत्ति बहुभुज होता है, या फिर वेन आरेख होता है। देखिए, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए कहे, यहाँ पर आपको दंड आरेख बताना होता है। क्या होता है? दंड आरेख सही जवाब हो जाएगा। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझाने को किस परिक्षेप में महत्व दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रचनावादी सही जवाब। कह रहा है कि समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के लिए किस परिक्षेप में महत्व दिया गया है, तो वो क्या होता है? तो वह होता है रचनावादी। क्या कहेंगे? रचनावादी होता है सही जवाब है नंबर 4। नंबर 81 में कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिससे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे कि शिक्षकों को इस्तेमाल करनी चाहिए? ऑप्शन चारों को देखेंगे, आइए देखते हैं। बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, उदार भाव से ग्रेड देना, या फिर शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधि में शामिल करोगे, या फिर गृह कार्य यानी कि होमवर्क दोगे? क्या सही जवाब आपको लग रहा है? तो यहाँ पे देखिए, बार बार परीक्षा नहीं, उदार भाव से ग्रेड दे देंगे। ऐसा क्यों करेंगे भाई? शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधि में शामिल करेंगे, मतलब उसके निगेटिव पॉजिटिव सेंस को सोचना, विचारना, उसके बारे में अपना निष्कर्ष देना, एक्टिविटी करवाना, ये कह रहा है। बिल्कुल यही सही है। गृह कार्य दे करके आप फ्री नहीं हो सकते हैं। कह रहा है कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। नहीं भाई, सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं क्यों करेंगे? विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। क्या जो विवादित टॉपिक है उससे बचना चाहिए? नहीं, डिबेट करेंगे उस पर क्यों बचेंगे भाई। चौथा क्या कह रहा है? सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह एकदम सही हो जाएगा नंबर 4। नंबर 83 कह रहा है समता के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? समता के विषय को पढ़ाना हो अगर तो क्या व्याख्यान दीजिएगा, परियोजना दीजिएगा, गरीबी और पूंजीवाद के विचार से संबंधित कार्य दीजिएगा, क्षेत्र कार्य देंगे, या फिर क्षमता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान को उभारेंगे? क्या सही जवाब होगा यहाँ पर? तो देखिए, व्याख्यान नहीं, परियोजना नहीं, गरीबी और पूंजीवाद के विचार से संबंधित क्षेत्र कार्य एकदम सही है। समता को पढ़ाने के लिए आप गरीबी और पूंजीवाद के विचार से संबंधित क्षेत्र जो कार्य होगा उसको देंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना, निबंध लिखना। क्या? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा पूछे ना तो समूह चर्चा सबसे बेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, नियम, विनियम और मूल्य को सामाजिक अधिगम से बढ़ावा देना हो, समूह चर्चा सबसे बेस्ट होता है, याद रखिएगा। कह रहा है शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना नहीं, क्यों स्वीकार करेंगे? अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, अकेले क्यों देंगे जोर? अभी जस्ट बात की थी, ग्रुप डिस्कशन सही एक तरह से रहता है। फिर कह रहा है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना। हाँ, यह सही लग रहा है। चौथा, शैक्षणिक कार्य में अच्छी ग्रेड प्राप्त करना। नहीं, अच्छी ग्रेड का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, काबिल बनो, सब अपने हो जाएगा ना। प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना है ना, प्रश्न पूछने के लिए पूरा फ्री हो आप, तब आप अच्छे से क्या करोगे? व्यवहार में सामाजिक जो विज्ञान के अभिवृत्ति और मूल्य है उसका आकलन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 86 कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। क्या?
शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, या फिर पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर शिक्षार्थियों की त्रुटि में तुरंत सुधार करना। क्या करोगे आप बताइए। देखिए क्या कह रहे हैं ना, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक डायग्नोस्टिक जिसे आप कहते हो और उपचारात्मक शिक्षण में क्या होगा ना, पहले शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान तो करिए, तब ना निदान करोगे, उसका सॉल्यूशन दोगे। पहले परेशानी तो भाई पता हो क्या है नहीं है ना। चलिए 87 पर आइए। शिक्षक का अच्छा एक बात और दोस्तों कहना चाहेंगे आपसे। देखिए अभी आपको जैसे बाहर से साउंड वगैरह सुनाई दे रहा है ना, तो जो भी लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, सीटेट की आप तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो ना, तो आप ना थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ना माइंड मेकअप ज़रूर करिएगा। आपसे ये आशा करेंगे कि आप इस बात को समझेंगे। जो बैकग्राउंड साउंड वगैरह है ना, थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है मेरे पास, इसका कोई सॉल्यूशन फ़िलहाल नहीं है मेरे पास। तो आप लोग मित्र हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, जो भी लोग आप क्लास देख रहे हो, तो आप ना इग्नोर करिएगा साउंड वगैरह कभी आए, ठीक है। साउंड आता है तो खुद पहले हम परेशान होते हैं आपसे ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट वो कान में सुनाई देता है और फिर मतलब क्या बताना है, क्या समझाना है, क्या समझे हैं खुद सबको हिला देता है अंदर से, है ना। मतलब नहीं होता है, सारा सिस्टम को चेंज कर देता है। तो इसीलिए आपको कहे कि आप थोड़ा सा इग्नोर करते चलिएगा, थोड़ा सा परेशानी हो सकता है आपको देखने को मिले। आशा है कि आप समझ गए होंगे, है ना। मेरे जैसा हो सकता है प्रॉब्लम आप सबके साथ भी हो, पढ़ने बैठते होंगे ये सब साउंड सुनाई देता हो। चलिए 87 को देखते हैं फिर सही से। शिक्षक कक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। शिक्षक शिक्षा के दौरान देखते हैं। पहला, शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण होगा, या फिर एक छोटी कक्षा को पढ़ाया जिसमें सहपाठी शिक्षार्थी की भूमिका निर्वाह कर रहे हो, या फिर छोटे समूह में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, या फिर एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। सवाल यहाँ पर कहा है शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ही होता है ना ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थी की भूमिका निर्वाह करें। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा 87 का, ठीक है। नंबर 88 पर आ जाइए। कह रहे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह क्या करता है, पाठ को भागीदार यानी कि दिलचस्प बनाने वाला बनता है, या फिर शिक्षार्थियों को ऊर्जा का सरणीकरण करता है, या फिर तीसरा ऑप्शन कहाँ है भाई, या फिर उनकी स्थानीय वास्तविकता का वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ाता है, या फिर शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखता है। देखिए सवाल में कहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह ना स्थानीय वास्तविकता को यानी कि जो आसपास का फैक्ट वगैरह है उसको वर्ल्ड लेवल पर यानी कि वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, ठीक है। व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है। व्यक्तिगत मतलब समझ गए ना, आप अपने अनुभव का प्रयोग करोगे छोटा छोटा बात पे। जैसे कि अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको क्या कहें कि बहुत हल्के में लेना है क्लास को, प्रेशर नहीं लेना है, तो बस वही कहने का मतलब है। ये तो अपना एक ना एहसास बताया आपको, है ना। तो वही होता है कि उनकी स्थानीय वास्तविकता आसपास के गांव मोहल्ले में जहाँ पे भी आप रहते हो, शहर में, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप किसी दूसरे देश, किसी पूरा वर्ल्ड लेवल पे, पूरा एरिया पे, पूरा कंट्री पे आप वैश्विक संदर्भ कहने का मतलब उसके साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देना को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय शिक्षक व्यक्तिगत जो अनुभव है उसका प्रयोग करके वैश्विक संदर्भ में वो जोड़ने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। क्या होगा सही? देखिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो तीसरा
परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि जो है ना, सांस्कृतिक पूंजी कह रहा है, सांस्कृतिक पूंजी नहीं, सांस्कृतिक, समझ रहे हैं ना, अब समझ गए होंगे, है ना। नंबर 90 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? शिक्षार्थियों को अलग करना, प्रकार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम क्या सेट करेंगे आप, पता है? तो बहुलता और विविधता के लिए सम्मान देना, सम्मान करना। सामाजिक विज्ञान सम्मान का ही कहिए कि एक दूसरा रूप है ना। सभी के विचार को, धर्म को, रीति रिवाज को समझना, मानना, उसका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। विविधता में एकता, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी करके था ना, डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू का, लास्ट वाले क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो वह भी आप याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोगों ने 60 तो नहीं कहेंगे, है ना, कुछ सवाल छूट गया था, तो मानिए ना 60 सवाल हम लोगों ने देखा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो आपको फिर से कह दे रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने मित्रों के पास करना ही करना है आपको। तो ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग सीटेट के लिए आ जाएंगे यहाँ पर ना, फिर आप देखिएगा कंटेंट कितना ज़बरदस्त आएगा। वो थोड़ा सा आप भी मेहनत ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, है ना। सीटेट में तो कोई कंपटीशन है नहीं। मेहनत अगर आप चाहते हो कि मेरे द्वारा आपके लिए हो बेहतर से बेहतर क्लास आए, तो आप चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।